हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे। उसमें से है यूएस ईरान वॉर। ठीक है। ईरान के आसपास के नेबर्स का रिएक्शन इसके ऊपर, यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ी सी बात, एंड जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियोस चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में, इसका बाकी सब वर्ल्ड पे क्या असर हो रहा है, मतलब कौन सी चीज वहां से एक्चुअली में मिस आउट हो जा रही है, कौन सी चीज फोकस में आ जा रही है। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, ट्रम्प का यहाँ पे कमेंट है, अनदर ब्यूटीफुल armada फ्लोटिंग टुवर्ड्स ईरान। ओके, सो लेट्स सपोज ईरान एक एक सिग्निफिकेंट साइज का किंगडम है। ईरान के पास अपनी आर्मी है, प्लस ईरान के पास रशिया और चाइना का सपोर्ट भी है, टर्की का भी है, प्लस और कंट्रीज का भी होगा सपोर्ट, जो शायद आ नहीं रहे होंगे, बट बैक एंड सपोर्ट होगा। खैर, अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि अनदर ब्यूटीफुल आर्माडा फ्लोटिंग टुवर्ड्स ईरान। ठीक है, ये लॉजिकल है, क्योंकि लेट सपोज अगर मुझे किसी किंगडम को कैप्चर करना है, या उसके हेड ऑफ स्टेट को हराना है, या फिर कुछ और एक्शन लेना है, तो मैं इंश्योर करूंगा कि मेरी आर्मी पहला तो एक ही उसमें ना जाए। वो होता है ना कि आप अपनी सारी सेना एक साथ भेज दो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता ही नहीं है कि आप अपनी आर्मीज जी एक साथ सब जगह खड़ी कर दो, स्ट्रेट ले जाओ, ये नहीं होगा। तो अलग अलग करके भेजी होगी। अलग अलग टाइम पे भी गई है ऑब्वियसली। तो मुझे लग रहा है कि शायद दो जगह से दो जगह पे होंगे इनके वॉरशिप्स। जो जो प्लान रहेगा, एटलीस्ट ये थोड़ा सा कॉमन ही रहता है कि आप रादर देन एक सिंगल स्पीयर में मारो, आप दो एरोज से मार दो आगे पीछे। तो ये है, मुझे वही सीन लगता है यहाँ इस चीज को देख के। अब एक और चीज का मैं ध्यान रखूंगा कि मुझे कोई पीछे से ना घेर ले। पीछे से घेरने की मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये ईरान की प्रॉक्सीज हैं, इनका नॉट खत्म, इनका न्यूट्रलाइज होना जरूरी था। तो मोस्टली इस ये काम शायद इसराइल का है। तो इसराइल तो काफी फोकस्ड है इन सब चीजों में, एक बार जो ठान लिया वो तो करना ही है। तो वो किया भी है उन्होंने अच्छे से, तो सही चीजें। खैर, तो इस टाइम पे ईरान की जो मिलिशियाज हैं वो वीक हैं कंपेयर टू जो पहले थी, वो स्ट्रांग थी उस टाइम पे। इस टाइम पे ईरान को यूएस ने ऑलमोस्ट घेर ही लिया है। अम, मुझे तो लगता है घेर लिया है, बाकी मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बाकी लोगों को पता होगा। घेर लिया है, ठीक है। एंड उसके बाद घेरने के बाद, आर्मीज को वो करने के बाद, और भी थोड़े टाइम पहले बॉम्बिंग भी हुई थी तेहरान की अच्छे से, जब इसराइल ने की थी। तो ये सब होने के बाद ट्रम्प ने बोला कि आप या तो कोई बिजनेस डील कर लो, ठीक है, अदरवाइज यू बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये ठीक है, ट्रम्प को मैं वैसे ही कहता हूँ कि आप किसी सम्राट की तरह समझो, जो बहुत बहुत ताकतवर है, ठीक है। और उसी से आपको पता लग जाएगा कि ट्रम्प के साथ कैसे डील करना है, कैसे नहीं डील करना है, जैसा आप एक सम्राट के साथ करते थे पहले के टाइम में। नॉट महाराजा, महाराजा स्टिल आपकी बात समझ लेंगे, राजा आपकी बात समझ लेंगे, सम्राट तो सम्राट है, वो बना ही ऐसे है। खैर, मेरे को यहाँ पे उस चीज पे कमेंट नहीं करना, बट ट्रम्प का ये है कि फाइनल अटैक से पहले उन्होंने वार्निंग दे दी
कि या तो हथियार डाल दो, अदरवाइज ऐसे ऐसे। मैं इसे मेटाफर में कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई इसको लिटरल सेंस में ले। ठीक है, तो ट्रम्प ने कह दिया। अब इसके ऊपर ईरान का भी कमेंट आया है, और वो कमेंट, हाँ यहाँ पे है, ऊपर नीचे मैं दिखाता हूँ। कहाँ गया यार, इतना अच्छा कमेंट है वो। हम्म, ये रहा। सो आई गेस ट्रम्प ने लिखा था ये वाला पार्ट। अ मासिव armada is heading to Iran. It is moving quickly with great power, enthusiasm, purpose. It is a larger fleet headed by the great aircraft carrier Abraham Lincoln, and that sent to Venezuela. Um, Hopefully, Iran will quickly come to the table and negotiate a fair and equitable deal. No nuclear weapons, one that is good for all parties. Time is running out. It's truly of essence. As I told Iran once, make a deal. They didn't. And there was Operation Midnight Hammer, a major destruction of Iran. The next attack will be far worse. Don't make that happen again. ठीक है, और इस पे ईरान का कमेंट आया। लास्ट टाइम द यूएस ब्लंडर्ड इनटू वॉर्स इन अफगानिस्तान एंड इराक, इट स्क्वांडर्ड ओवर $7 trillion and lost more than 7,000 American lives. Iran stands ready for dialogue on mutual respect and instant, but if pushed, it will defend itself and respond like never before. कि आप अगर आ रहे हो तो हम भी तैयार हैं, ये ईरान का वो है, और हम रुकेंगे नहीं। इसमें ईरान ने एक और चीज की, यहाँ पे इनका कमेंट है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, एंड यहाँ पे इसका कमेंट है मोहम्मद अकबर जदेह का, पॉलिटिकल डिप्यूटी ऑफ IRGC नेवल फोर्सेस। Neighboring countries are our friends, but if their soil, sky, or waters are used against Iran, they will be considered hostile. Okay. So उन्होंने कह दिया कि यूएस से तो हमारी लड़ाई है, और उसको तो, उनसे तो हम निपट लेंगे, बट अगर आप लोग साथ दोगे तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो है कि अगर आपको किसी कंट्री को हराना है तो आपको उसके नेबर्स का सपोर्ट चाहिए, तभी आप उसको कंप्लीटली हरा पाओगे। क्योंकि वही मैं बात कर रहा था उसकी, घेरे ना कोई मेरी सेना को ना। अगर ऐसा पॉइंट आता है कि मेरी सेना घेर जाती है, तो बेशक मैं कितना ही ताकतवर हूँ, वो काम नहीं आएगी। प्लस अगर मैं सेना की बात ना भी करूं, तो नेबर्स का सपोर्ट चाहिए ही होता है, चाहे आप एयर स्ट्राइक कर रहे हो या आप कुछ कर रहे हो। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं किसी भी और नेबरिंग कंट्री की क्रॉस फायर में आऊं हल्का सा भी, बेशक उनका एयर डिफेंस सिस्टम वीक हो। मैं ये नहीं कहूंगा किसी का वीक है, क्या पता उनके पास बहुत अच्छा हो, बट स्टिल मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहूंगा कि मैं किसी और से क्वारल ना करूं। मुझे मेरा टारगेट पता है। तो हाँ, इसमें कोई ना कोई तो इन्वॉल्व होना चाहिए जो ईरान का नेबर हो और यूएस की हेल्प भी करने को रेडी हो। सो ईरान का मैप देख लेते हैं। ठीक है, ईरान मैप, ईरान मैप। ठीक है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, सीरिया, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसमें से वैसे गैस किया जा सकता है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो ईरान, मतलब अमेरिका के लिए कुछ भी कर लेगा, और ईरान का नेबर भी है, और ओशन के पास भी है। तो ये तो गैस किया जा सकता है। आप लोग चाहो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। खैर,
अम, क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, यस। सो हम बात कर रहे थे कि इन्होंने वार्निंग दे दी नेबर्स को कि आप लोग अपना यूज नहीं करोगे। उसके रिस्पॉन्स में ही शायद ये हुआ है कि सऊदी अरेबिया ने एंड यूएई ने बोल दिया कि हमारा एयर स्पेस आप यूज नहीं कर सकते ईरान पे अटैक करने के लिए जी, हम इसकी इजाजत नहीं देते। तो ये तो चलो, दो बड़े नेबर्स ने कह दिया कि हम हमारा एयर स्पेस यूज नहीं होगा। मोस्ट लाइकली बाकी के इनके जो नेबर्स हैं उसमें से बहुत सारे कंप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट कुछ लोग जो सेमी कंप्लाई करेंगे। मुझे तो मुझे तो गैस गैस किया मैंने, मुझे नहीं पता, मेरे को किसी का नाम नहीं लेना, बट हो सकता है कुछ कंट्रीज यूएसए के साथ इस डील में शामिल होने को रेडी हो। ठीक है, तो ये तो अभी यहाँ का सीन है। सऊदी अरेबिया में एक अर्थक्वेक भी आया था 4.1 स्केल का। मेरे पास पता नहीं उसका आर्टिकल है यहाँ पे या नहीं। मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूँ। यस, 4.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट सदर्न ईरान। सो वही बात है यहाँ पे कि इन लोगों का ये भी स्पेकुलेशन है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्ट कर रहा है, इसीलिए ये जो आप न्यूज़ देख रहे हो ना, ये वाली 99 अर्थक्वेक्स इन जस्ट 1 वीक, ये मोस्ट लाइकली हो सकता है न्यूक्लियर टेस्ट के लिए हो, और ये बहुत क्लोज होंगे उसको बनाने के लिए, तभी ये बोल रहा है। मतलब तभी ईरान के सुप्रीम लीडर से आ रहा है कि आप रेडी रहना कि हम हर हद तक जाएंगे। और वही बात होती है कि मरते हुए आदमी कुछ भी करता है, मतलब जो बल पड़ेगा वो करेगा। सो देखते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट तो रुकेगा नहीं, राइट। इसके सिवा मुझे एक पार्ट कवर करना था कि यूएस और यूरोप में वो नहीं बन रही है, बीच में उनके बन नहीं रही है सही से। सो यूएस उसमें टैरिफ्स लगा सकता है, बट यूरोप के पास भी यूएस की बहुत डेब्ट है, डेब्ट बॉन्ड्स। मैं इसका अमाउंट आप लोगों को दिखा देता हूँ। European investor hold substantial US debt. The United Kingdom 800 billion, Belgium 900 billion, Luxembourg 328, 243, 218. A halt of European purchases of US sovereign bonds would be unthinkable and could trigger a global financial collapse. ठीक है, ये तो वही बात है कि तुम्हारे पास तीर है तो मेरे पास भाला है। अगर यूएसए के पास टैरिफ्स लगाने का है तो यूरोपियन यूनियन के पास भी बॉन्ड्स हैं जिसको वो यूज कर सकते हैं यूएस यूएस को रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, बट मुझे लगता है कि वो टैरिफ्स वाला मामला भी ठंडा हो जाएगा जो ट्रम्प यूरोप पे लगाने का कह रहा है, एंड ये बॉन्ड्स वाला भी यूज नहीं होगा, एटलीस्ट इन कॉमन सेंस। सारे कॉमन सेंस में मुझे नहीं लगता कि दो एलाइज को ट्रेड वॉर्स में आना चाहिए। तो ये मैटर मुझे लग रहा है सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली में एलाइज ही हैं। और इसके बाद मैं तीसरे और फाइनल टॉपिक पे चलूंगा। ठीक है, इनका है ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस क्रैक्स द ब्रिक्स वॉल। अब इन लोगों का कहना है कि जी आपके वो आए हैं मेंबर्स, कुछ ब्रिक्स के मेंबर्स इसमें गए हैं बोर्ड ऑफ पीस पे, जिससे ब्रिक्स
में दरार आई, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स के पार्ट होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अगर उस बोर्ड में चलेंगे तो दूसरे के अगेंस्ट पे जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। सामने से तो कोई भी कुछ भी दिखा देता है, पीछे, और स्पेशली कंट्रीज के केस में पीछे क्या क्या होता है किसी को कुछ पता ही नहीं होता। तो इस चीज में मुझे नहीं लगता कि इस बात का सेंस, ऑब्वियसली मुझे पता नहीं क्या, बस देखते हैं आगे क्या सीन रहेगा। बट इतनी जल्दी नहीं कहा जा सकता कि दिस इज गोइंग टू क्रैक द ब्रिक्स वॉल। वॉशिंगटन साइलेंस इन एशिया एज अ गिफ्ट टू बीजिंग, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा मुझे लगता है एटलीस्ट। क्या पता पिछले वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं नहीं समझ पा रहा इसे, बट ये वाला और भी ज्यादा है। अब आप देखो कि ईरान में ऑलमोस्ट वॉर की सिचुएशन आ गई, राइट? रशिया यूक्रेन के साथ बिजी है, एंड ग्रीनलैंड का इशू चल रहा है, वेनेजुला में कुछ चल रहा है। अब इस सब के बीच चाइना खाली है। चाइना एक्चुअली कुछ कर नहीं रहा है। चाइना किसी वॉर में नहीं फंसा। चाइना किसी, चलो ट्रेड वॉर्स में मान लिया है, ट्रेड वॉर्स में मान लिया चाइना है, बट वो किसी वॉर में नहीं है। उसके पास अपना पूरा रिसोर्स और फोकस है उसके पास, जो वो किसी भी एक कंट्री को टारगेट कर सकता है। और यहाँ पे कह भी रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि 2027 में शी जिनपिंग और चाइना एक्चुअली ताइवान को लेने का ट्राई करेंगे। सो वही होता है कि जब आप किसी एक एरिया पे आपका फोकस पड़ जाता है, लाइमलाइट वहीं चली गई है, तो दुनिया बाकी चीजें देखी। अब एक के साथ मान लो 4 एरियाज पे लाइमलाइट चली गई है, तो कोई एक एरिया जिसको बहुत ज्यादा देखना चाहिए, जो इन लोगों का मेन फोकस है कि जी ये हमसे बड़ी सुपर पावर नहीं बनना चाहिए, वो निग्लेक्ट हो जा रहा है। इस टाइम पे सारा फोकस रशिया पे चला जा रहा है, बट एक्चुअली में रशिया का इतना खतरनाक इंटेंशन है नहीं यूएस के साथ। अम, मैं एक उसका लिंक शेयर करूंगा जिसमें पुतिन कमेंट कर रहे थे कि यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं वो एक्चुअली प्रिवेंट कर रहे हैं यूक्रेन रशिया पीस डील होने से। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू पुतिन काफी ट्राई कर रही है कि पीस डील हो जाए, एंड यूरोपियन यूनियन एंड में आके कुछ ऐसे पॉइंट्स ले आता है जो रशिया को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो इस पर ट्रम्प पुतिन ने बोला कि हम यूक्रेन पे एक स्ट्रैटेजिकली मैनर में अटैक करते हैं, हम यूरोप के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हम यूरोप में वॉर इतना जल्दी एस्केलेट करेंगे कि कोई नेगोशिएट करने के लिए बचेगा नहीं। ये पुतिन ने बोला है एक उसमें इंटरव्यू में, पहले की बात है। एंड पुतिन को ग्रीनलैंड से भी मतलब नहीं है, आई थिंक सो, क्योंकि अभी उसने बोला, और ट्रम्प, नॉट ट्रम्प, किसी न्यूज रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आपका ग्रीनलैंड पे जो इशू चल रहा है उस पर क्या बोला, तो पुतिन ने कहा कि दीज काइंड्स ऑफ डील्स, जहाँ पे एक कंट्री दूसरे कंट्री की टेरिटरी मांगती है, होती है, ही कॉमन है, अभी रिसेंटली भी हुआ है, तो उसमें तो कोई इशू हुआ नहीं, ठीक है। बट उसने कहा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रीनलैंड में इशू आ रहा है, ऑल दो उनको ज्यादा पैसा देना चाहिए, बट आई थिंक वो ज्यादा पैसा दे सकते हैं, पैसा कोई इशू नहीं है। बट पुतिन ने कहा कि ये सब स्टिल हमारे स्कोप में नहीं है, सो हम इस पे ध्यान नहीं देते ज्यादा। बट उसकी बात से ये नहीं लग रहा था कि वो डोनाल्ड ट्रम्प के एकदम ही अगेंस्ट है। हाँ, वो रशिया को स्ट्रांग देखना चाहता है, और वो देखता है कि यूएस एक स्ट्रांग कंपेटिटर है, जो, और वो उसको वॉच वैसे ही करता है जैसे वो बहुत ही स्ट्रांग कंपेटिटर है, जैसे उसको वॉच करना चाहिए, ताकि वो अगर कहीं साइड स्विच कर ले एकदम ही अगेंस्ट में तो प्रॉब्लम ना हो।
अब रशिया मुझे नहीं लगता कि यूएस के इतना ज्यादा एंटी है, मतलब मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये लोग वर्ल्ड वॉर्स में भी साथ ही थे। सो मुझको ज्यादा उसमें वो नहीं है। अ, दोनों मुझको रीजनेबल लीडर्स लगते हैं। मुझे लगता है कि दोनों लीडर्स बात करेंगे तो हो जाएगा। बट चाइना को एक्चुअली यूएस एज ए कॉम्पिटिटर देखता है, एंड वो नहीं चाहेगा कि चाइना ओवरटेक कर ले। और इस सारे सीन के बीच जो भी कुछ हो रहा है, इसमें चाइना एकदम लाइमलाइट से बाहर है। सो ये प्रॉब्लम है। मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, जो इस वर्ल्ड में अपने आप को सबसे टॉप पे रखना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। रेस के सबसे तेज घोड़े को आप सबसे आगे खड़ा करोगे और उस पर ध्यान ना देके सबसे मतलब पीछे वालों को देखोगे, तो सामने वाला तो रेस जीत सकता है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है इन फ्यूचर। कल की न्यूज़ पे देखते हैं कल का सीन क्या रहेगा। आज कुछ और भी टॉपिक्स थे इंडिया में, प्लेन क्रैश प्लस कुछ और चीजें, तो वो मैंने कवर नहीं किया। मतलब वो थोड़ा स्ट्रैटेजी के बाहर हो जाता है, और मतलब स्ट्रैटेजी एज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजी, एंड मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ, तो मुझसे ज्यादा ये सब डिस्कस होता नहीं है। खैर एनीवेज, तो आज का यहाँ पे ही हम क्लोज करते हैं, एंड कल देखते हैं कल क्या सीन रहता है। थैंक यू।